हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2017 से पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, यानी 2017 का जो साइंस का पेपर था, बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा सर इसका लेवल जो था थोड़ा सा हार्ड था, सर आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए आज जो है 2017 का जितना भी साइंस के जितने भी टफ लेवल के क्वेश्चंस थे 2017 में जो पूछे गए थे, तो आज की इस वीडियो में मैं उन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो वीडियो जो है सबको अंत तक देखना है और क्वेश्चन जो रहेगा वो बाईलैंग्वेज में रहेगा, यानी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं होगा और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, तो वीडियो जो है अंत तक देखना है और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइज, पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द वीक एसिड, यानी निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा ऑप्शन है HF, तीसरा ऑप्शन है H2SO4, चौथा ऑप्शन है HNO3, है ना। तो जल्दी से बताइए। यानी पहला आपका HCl है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और HF को क्या बोलते हैं जी, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, है ना। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो जल्दी से अब बता दीजिए कौन सा वीक एसिड है। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी HF, है ना। HF जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा वीक एसिड है इन तीनों की कंपेरिजन में। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि HF जो है, यानी HF से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड होगा इन तीनों में से, बता सकते हैं आप लोग। यानी मैं आपसे पूछा HF जो है यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड से इन तीनों में कौन सा जो है इससे जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन होगा जी, HCl, है ना। तो HCl जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा किसके कंपेयर में, HF के कंपेयर में। अगर मैं आप पूछूं HCl से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो HNO3 होगा, ठीक है, जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अब मैं पूछूं HNO3 से स्ट्रॉन्ग कौन होगा जी, तो H2SO4 होगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वीक एसिड कौन सा हो गया, HF हो गया, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया, तो H2SO4 हो गया, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन इस क्वेश्चन में वीक एसिड के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन आपका HF होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए कुछ क्वेश्चन है आप लोग को बताना होगा। ठीक है, बताइए, सोना या चांदी के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग किस एसिड का प्रयोग करते हैं। यानी सोना या चांदी की शुद्धता, मतलब सोना या चांदी को शुद्ध करना होगा, तो आप लोग जो है किस एसिड का प्रयोग करेंगे, यानी किस एसिड का प्रयोग किया जाता है सोना या चांदी के प्यूरिफिकेशन के लिए, जल्दी से बताइए। तो चलिए आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, सोना या चांदी के प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग किस एसिड का प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड, जिसको HNO3 बोलते हैं। समझ गए। और अगर मैं आपसे पूछूं कार या गाड़ी की बैटरियों में या फिर घरों की बैटरियों में हम लोग किस एसिड का प्रयोग करते हैं, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूँ, ये पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि घरों की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। और HCl के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसका भी, कि खाने के डाइजेशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। समझ गए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द बैक्टीरिया डिजीजेज, जल्दी से बताओ निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। बताओ, खसरा, चेचक, रेबीज या क्षय रोग। खसरा को क्या बोलते हैं, मिजल्स, मालूम है सब किसी को। ठीक है, चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, रेबीज को रेबीज बोलते हैं, क्षय रोग को क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी क्षय रोग। क्षय रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, ये किससे होता है ये भी पूछ लेता है, किस नामक जीवाणु से होता है, यानी ये बैक्टीरिया से तो होता ही है, लेकिन इस जीवाणु का नाम क्या है ये भी पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस नामक एक जीवाणु है, उसी से जो है ये होता है ना। क्या नाम है जी? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये जीवाणु का नाम है, इसी के द्वारा जो है ये क्षय रोग होता है। समझ गए? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, आप लोग बता दीजिए, ठीक है। अच्छा बताइए, तो जीवाणु की खोज किसने की? जल्दी बताइए, जीवाणु की खोज किसने की? सब किसी को बताना है, जीवाणु की खोज किसने की? तो वेरी गुड, किसने की? ल्यूवेनहॉक, है ना। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। और विषाणु की खोज भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका मैं बता देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी मैं बताता चलूँ, आप लोग नोट कर लेना। इवानोवस्की, है ना। विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने की। और चलिए अब बताइए, तो चेचक जो टीका है इसकी खोज किसने की थी? जल्दी से बताना है सब किसी को। चेचक टीके की खोज किसने की थी? तो आप लोग को पता होगा, एडवर्ड जेनर, है ना। एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने ही चेचक के टीके की खोज की थी। रेबीज की बात करें तो रेबीज की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये भी आपके पैरामेडिकल 2017 के एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप लोग को क्वेश्चंस देख के घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनता है मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एरर्स इन मेजरिंग मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, then what will be the maximum percentage error in the measurement of the body's kinetic energy, ठीक है। यानी एक पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के मापन में त्रुटियां जो है क्रमशः कितनी है? 2% एंड 3% है। तो पिंड की गतिज ऊर्जा के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, यही तो बताना है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा के मापन में जो मैक्सिमम जो एरर है उसी का परसेंटेज आप लोग को बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। तो देखिए गाइज, आप सभी को मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बताने का जरूरत नहीं है, हाफ mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा वेलोसिटी है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, मास जो है वो मेरा सिंपल है, यानी मास जो है एक है और वेलोसिटी जो है वो मेरा स्क्वायर का फॉर्म है। तो ऐसे में करना क्या है आपको, सिंपली देखो मास में यानी द्रव्यमान में कितना परसेंट का त्रुटि हो रहा है भाई, तो 2% का त्रुटि हो रहा है, ठीक है। और फिर प्लस दे देंगे। और वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी तो फॉर्मूला में स्क्वायर के फॉर्म में है ना, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी यानी वेग के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि हो रही है जी, तो 3% की त्रुटि हो रही है। तो ये स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो आपको स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर v² होगा, यानी वेलोसिटी का यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म है, तो यहाँ पर पहले 2 लिख देना है, ठीक है। और गुना, अब क्या करना है जी, अब वेलोसिटी के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि हो रही है, तो 3% की त्रुटि हो रही है, तो गुना 3 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर लो, 2 प्लस और 2 गुने 3, यानी देखो ये तो 2 हो जाएगा और 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 8% आ गया। सिंपल था। फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से देख ले। आप सभी लोग को मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मेरे स्क्वायर के फॉर्म में है। तो देखो मास में कितना परसेंट का त्रुटि हो रहा है जी, तो 2% का त्रुटि हो रहा है, ठीक है। फिर प्लस दे देंगे। ऐसे क्वेश्चंस में इसी तरह आपको चलना होगा, देन आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। अब बताओ मुझे वेलोसिटी यानी वेग के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि हो रही है, तो 3% की त्रुटि हो रही है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर है ना जी यहाँ पे, तो वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर 2 लिख देना है। 2 लिखने के बाद गुना का चिन्ह दे देना है। अब इसमें क्या हो रहा है कि 3% की यानी गलतियाँ इसमें मिल रही है, किसमें, वेलोसिटी में, तो गुना 3 कर देना है बस। 2 प्लस 2 गुने 3 6, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है, नेसेसरी टू मेक ए ब्लड क्लॉट, यानी रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है जी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम। जल्दी से आप सभी को बता देना है। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है, जल्दी से बताइए। रुधिर का थक्का बनाने के लिए जो आवश्यक है वो कौन है, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम, है ना। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं, है ना, जिसका रासायनिक नेम क्या होता है, केमिकल नेम NaCl, सबको पता है सोडियम क्लोराइड, है ना। अब बात कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। फाइन, समझ गए। अब बात कर लेते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट की, जिसको हम लोग धोवन सोडा के नाम से जानते हैं, है ना, धोवन सोडा। तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि धोवन सोडा को किस नाम से जानते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3, यानी केमिकल नेम क्या होता है, Na2CO3, है ना। इसी को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, समझ गए। चलिए अब एक दो क्वेश्चंस आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, तो आप लोग रेडी हैं, मैं पूछूं? जल्दी से बताइए कौन कौन रेडी है मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। सब किसी को बताना है, जल्दी से पहले बताइए कौन कौन रेडी है क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। देखिए जो भी स्टूडेंट क्वेश्चंस का आंसर देते हैं मैं उन सबको नोटिस करता हूँ कि किस स्टूडेंट का आंसर पहले आया और किस स्टूडेंट का आंसर बाद में आया और किस स्टूडेंट का आंसर आया ही नहीं, ये भी मुझे पता चल जाता है। तो आप लोग, मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछता हूँ तो आप लोग यार उसका गलत ही आंसर दो, बट दो। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा ना। आप लोग जितने भी चीज़ पढ़े हो कम से कम आप लोग को तो मालूम होगा ना कि आपका लेवल क्या है जी, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ही सेट्स के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस इस बार रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और बहुत ही स्टूडेंट पूछते हैं सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी तक तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है, बट हाँ जो BCCC के माध्यम से फॉर्म फिल किए हुए हैं तो वो जो है अब एग्ज़ाम उनका जो है 10 और 11 तारीख को होने वाला है। तो एडमिट कार्ड जो है वो 1 तारीख से डाउनलोड होने लगेंगे, ठीक है। यानी 1 अक्टूबर से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने लग जाओगे, है ना, यानी कर सकते हो 1 तारीख से। तो कौन स्टूडेंट कर सकते हैं, जो BCCC के माध्यम से फॉर्म अपना फिल किए हैं वो। और अगर मैं बात करूं जो DCC के माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो उनका अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है। ऑफिशियल न्यूज़ आएगा तो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना पढ़ाई पे ही आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आप लोग रेडी हो, मैं क्वेश्चंस पूछूं? चलिए क्वेश्चन है, बताना है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जल्दी से बताना है सब किसी को। क्वेश्चन है रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट जमाने में कौन सा जो विटामिन है वो हेल्पफुल होता है, बताइए। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, सब किसी को बताना है। तो वेरी गुड, मैं जानता था आप लोग बता दोगे विटामिन के, बट अब आप लोग को ये बताना है विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। थोड़ा ये बताओ तब मैं जानूंगा आपका तैयारी का लेवल कहाँ तक है। तो जल्दी से बता दीजिए विटामिन के का रासायनिक नाम, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा, केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। तो वेरी गुड, क्या होगा, फिलिक्यूनोन, है ना। फिलिक्यूनोन जो है इसी को हम लोग विटामिन के नाम से जानते हैं, समझ गए। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है किस प्रोटीन को रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बनने की सहायक में माना जाता है। यानी क्वेश्चन है किस प्रोटीन को रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बनने की क्रिया में सहायक माना जाता है, यानी कौन सा प्रोटीन है जी वो जो रक्त का थक्का बनने की क्रिया में उसको सहायक माना जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ कौन सा प्रोटीन है, तो वो है फाइब्रिनजॉन। फाइब्रिनजॉन, है ना, एक क्या है, ये प्रोटीन है जिसको रक्त का थक्का बनने की क्रिया में सहायक माना जाता है। इसको, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही VVI है, इसको भी नोट कर लो, पूछ लिया जाता है। फिर से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, पूछेगा किस प्रोटीन को रक्त का थक्का बनने की क्रिया में सहायक माना जाता है, तो किसको माना जाता है, फाइब्रिनजॉन, है ना, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ 3 वायर्स मेड ऑफ द सेम मेटल इज 1:2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज 3:2:1 द रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंसेज। यानी प्रतिरोध का रेसिस्टेंस का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। आइए एक बार क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक ही धातु से बने 3 तारों के द्रव्यमान का जो अनुपात
1:2:3 है एवं उनकी लंबाई का अनुपात 3:2:1 है, तो इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, यही निकालना है आप लोग को। तो सिंपली आप लोग को R निकालना है और आप लोग को M यानी मास दिया हुआ है और लंबाई का अनुपात यानी लंबाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे करंट की बात हुई है तो I, ठीक है। तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि R M I के बीच का रिलेशन क्या होता है ना, देन आप लोग इजिली बना जाओगे। तो देखो यहाँ पर ये R जो होता है ये बराबर होता है किसके, I²/M के, ठीक है। अब करना क्या है, इतना मालूम हो गया, बन गया सवाल आपका। तो देखो R जो है उसको हम लोग एक बार R1 लिखेंगे, रेशियो में फिर R2 लिखेंगे, फिर रेशियो में R3 लिखेंगे, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा I1 के स्क्वायर के, फिर रेशियो में I2 के स्क्वायर के, है ना, और फिर रेशियो में I3 के स्क्वायर के, ठीक है। और बटा में M1 हो जाएगा I1 के नीचे, फिर I2 स्क्वायर के नीचे M2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर M3 हो जाएगा। बस इतना आप लोग कर लोगे, बन जाएगा। तो अब देखो I1 मैं क्यों किया, क्योंकि मुझे I1 भी दिया हुआ है ना, यानी उनकी लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2:1 दिया है। तो I1 मेरा 3 हो गया, I2 कितना हो गया मेरा 2 हो गया, और I3 मेरा 1 हो गया। और यहाँ पर मैं M1 यानी मास 1 का भी रेशियो दे रखा है, कितना 1 दे रखा है, M2 का वैल्यू कितना दे रखा है 2 दे रखा है, M3 का कितना दे रखा है 3 दे रखा है। सिंपली अब सॉल्व करो। तो अब बताओ I1 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं I2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर I3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 9 4 1 हो गया। और बटा में M1 का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, और M2 का वैल्यू कितना है 2 है, और M3 का वैल्यू कितना है जी, तो मेरा 3 दे रखा है, ठीक है। यानी यहाँ से मुझे क्या मिला भाई, 9/1 रेशियो, 4/2 रेशियो और 1/3। बस इसी को सॉल्व करोगे तो आप लोग का R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 निकल कर आ जाएगा। तो कैसे होगा सॉल्व, तो इसको पहले काट लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब 9 में 3 से गुना करो तो कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है, रेशियो में। अब 2 में 3 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर रेशियो में, फिर अब 1 का 1 ही हो जाएगा। तो क्या आंसर आया, 27 रेशियो 6 रेशियो 1, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग रेशियो पढ़े होगे तो ये इजीली से सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आया, 27 रेशियो 6 रेशियो 1, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल प्रोसेस दैट ब्लॉक द फैलोपियन ट्यूब्स देयर बाय प्रिवेंशन द एग रिलीज्ड बाय द ओवरी फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस, है ना, यानी अंडवाहिनी के सलय क्रिया द्वारा निष्कासन अथवा काटने में बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, या ओविडेक्टोमी कहते हैं, या कैस्ट्रेशन कहते हैं, या फिर वैसेक्टोमी कहते हैं, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर सब किसी को देना है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका आंसर, ये मैं आपसे पूछा भी था कल ग्रुप्स में, आप लोग को ये क्वेश्चन दिया था कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, बट बहुत लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। तो यहाँ पर भी एक बार बता दीजिए और प्रूफ कर दीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ग्रुप में हैं तो वो लोग इसका राइट आंसर दिए थे कल, तो आप लोग को यहाँ पर भी देना होगा ताकि और भी स्टूडेंट्स देखें तो उन्हें भी सीखने को मिले, ठीक है। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी ट्यूबेक्टोमी होगा, है ना, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए इसको एक बार मैं समझा देता हूँ, ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है क्या है। देखिए, स्त्रियों में जो बंध्यता उत्पन्न करने के लिए फैलोपियन जो नलिकाएं हैं उनको काट कर या बांध कर जो उनमें अंड के मार्ग को रोक दिया जाता है ना, तो वही प्रक्रिया जो है ट्यूबेक्टोमी कहलाती है, ठीक है। यदि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो नसबंदी होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है, आपको ये भी याद रखना है, वैसेक्टोमी, है ना, वैसेक्टोमी इसको कहते हैं। यानी पुरुष के बारे में पूछे तो वैसेक्टोमी हो जाएगा, स्त्री के बारे में पूछे तो ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, समझ गए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेल ऑर्गन फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी निम्न में से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, जल्दी से बताना है सब किसी को। बताइए क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा या केंद्रक होगा, तो जल्दी से बता दीजिए, सब किसी को बताना है, बहुत ही
वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछ लिया गया है आपके एग्जाम्स में, हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए, तो आप लोग को याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, यानी ऑप्शन बी यानी राइबोसोम, है ना। तो आप लोग को ये याद रखना है, क्या याद रखना है जी, कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम का आकार होता है वो कितना होता है, तो 70S, एस का मतलब स्वेटबर्ज होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो कितना होता है, 80S यानी 80 स्वेटबर्ज होता है, ठीक है, समझ गए। अब एक दो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है यहाँ से एग्जाम्स में कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, बताइए, तो सब किसी को बताना है, जल्दी से बताइए। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन है लाइसोसोम में, या दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम में, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो वेरी गुड, कहाँ होता है, राइबोसोम में। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, ठीक है, पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेना। अब बात करूँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसके बारे में सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में सभी जो खाद्य पदार्थ है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसीलिए जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, यानी द सेल ऑफ पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। और केंद्रक की बात करें तो केंद्रक शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, और इस कोशिका में जो है केंद्रक पाया जाता है, और जो कोशिका का महत्वपूर्ण अंग भी होता है, ठीक है, समझ गए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल सर्वाइव्स व्हेन द हाइड्रोजन एटम लूजेज इट इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा, एक अल्फा कण, एक न्यूट्रॉन, या एक प्रोटॉन, या एक बीटा कण, सब किसी को इसका आंसर देना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने हर क्वेश्चंस थोड़ा टफ लेवल के लिए हैं, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है जिस क्वेश्चंस में, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एक प्रोटॉन, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में जो है एक प्रोटॉन होता है, और कक्षा में जो है एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है ना, तो प्रोटॉन बच जाता है। जब हाइड्रोजन परमाणु जो है अपने इलेक्ट्रॉन को खो देगा, यानी ये लूज कर देगा, तो क्या बचेगा, प्रोटॉन ही ना बचेगा जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो जल्दी से बताइए, तो परमाणु की खोज किसने की, आप सभी को बताना है, परमाणु की खोज किसने की, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सब किसी को बताना है, और कब की ये भी बताना है। चलिए ऑप्शन देता हूँ, रदरफोर्ड या जॉन डाल्टन, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, परमाणु की खोज किसने की थी, तो जॉन डाल्टन ने की थी। कब की थी इन्होंने, तो 1808 में की थी। अब बात कर लेते हैं परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, तो ये रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण जो है प्रेजेंट होते हैं, तो जल्दी से बताइए, यानी एटम के न्यूक्लियस में जो कौन कौन से पार्टिकल होते हैं ये उपस्थित होते हैं, यही बताना है आपको। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण जो है उपस्थित होते हैं, जल्दी से बता दीजिए, सब किसी को बताना है। क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, तो वेरी गुड, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये सब क्या है, उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप सभी को बताना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न होता है, ठीक है। यानी मैं क्या बोला आपसे, परमाणु क्रमांक जो है वो सेम होता है
ठीक है, परमाणु क्रमांक जो है वो सेम होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। तो जल्दी बताइए क्या होगा, क्या कहते हैं इसको, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं, समस्थानी। ठीक है, समस्थानी, ठीक है, आइसोटोप्स बोलते हैं शायद इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। मैंस कार्डियक साइकिल टाइम, यानी मनुष्य के कार्डियक चक्र का समय होता है, कितना होता है, 0.8 सेकेंड होता है, 0.4 सेकेंड होता है, 0.3 सेकेंड होता है, या 0.1 सेकेंड होता है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। यानी मनुष्य के कार्डियक चक्र का समय कितना है, 0.8 सेकेंड है, या 0.4 सेकेंड है, 0.3 है, या 0.1 है, जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, यानी 0.8 सेकेंड है। ठीक है, मनुष्य के कार्डियक चक्र का जो समय है वो कितना है, 0.8 है। तो अब एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, जल्दी से बताइए। तो एक क्वेश्चन, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो है सामान्य कितनी बार धड़कता है, जल्दी से बताइए, सब किसी को बताना है। 1 मिनट में मनुष्य का जो हार्ट है सामान्यतः कितनी बार धड़कता है, जल्दी बताइए। तो वेरी गुड, कितनी बार धड़कता है जी, तो 72 बार। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा बताइए, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता, जो कभी रेस्ट ही नहीं करता, तो कौन सा अंग है जी, सबको मालूम चल गया होगा, हृदय है ना। यानी शरीर का कौन सा अंग है जो कभी नहीं कभी विश्राम नहीं करता है, तो हृदय है ना, हृदय है, वो हमेशा धड़कता रहता है। ठीक है, अब ये किसकी याद में धड़कता रहता है, ये तो अब आप ही बता सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछ लेता है, हृदय में कितने चेम्बर्स होते हैं, तो ये मैं कल ही की वीडियो में बताया हूँ, कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 कक्षा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के 6वें आवर्त के 14वें तत्व तथा 7वें आवर्त के 14वें तत्व को क्रमशः कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। यानी क्वेश्चन है, द 14th एलिमेंट ऑफ द 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल and the 14 elements of the 7th periodic table are called respectively। यानी आवर्त सारणी के 6वें आवर्त के 14वें तत्व है ना, उसको क्या कहा जाता है, और 7वें आवर्त के 14वें तत्व को क्रमशः क्या कहा जाता है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, लैंथेनाइड या एक्टिनाइड, या एक्टिनाइड लैंथेनाइड, या चैल्कोजन या हैलोजन, या एक्टिनाइड या हैलोजन, जल्दी से बता दीजिए। तो वेरी गुड, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है जी, कि 6ठे आवर्त के 14वें तत्व को लैंथेनाइड कहते हैं। ठीक है, यानी 6ठे आवर्त के 14वें तत्व को लैंथेनाइड कहते हैं, और 7वें आवर्त के 14वें तत्व को क्या कहते हैं, एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त करो, अच्छे रैंक प्राप्त करो, और आपको अच्छे कॉलेजेस मिले। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।